नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। जो बच्चे स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो जो इंग्लिश लिटरेचर से स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे, तो वो जैसे पूछते रहते हैं कि इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन से होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें बता दूंगी। लेकिन आज मैंने उठाया है उनमें से किसी एक को, जिसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और ये आपके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो टीजीटी के लिए तो कर लोगे तो वेल एंड गुड है, और पीजीटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770, 1770 को हुआ था, और डेथ जो हुई थी वो 1850 में हो गई थी। ठीक है, तो जब ये इनकी डेथ हुई थी तो इनका एक वर्क था द रीक्लीज। ठीक है, द रीक्लीज, वो वर्क जो है ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक है, वो कंटिन्यूटी में था, तो अनफिनिश्ड वर्क इनका ये रहता है। तो अभी इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसमें पता लग जाएगा आपको कौन से जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स रहते हैं, आप उनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड इन। प्रील्यूड यानी कि एक वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका। ये कब पब्लिश हुआ था, कब आया था? तो ये आया था 1850 में। ठीक है, 1850 में वो भी पॉस्थमसली आया था। इनकी वाइफ ने जो है इसको पब्लिश किया था इनकी डेथ होने के बाद। ठीक है, ये बात यह ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि पोस्थोमस वर्क जो है कब कौन सा था? विलियम वर्ड्सवर्थ का था द प्रील्यूड रहेगा। और इसके अंदर 14 बुक्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारी ये पर कि इसके अंदर 14 बुक्स हैं, और ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक जीवनी जो खुद लिखी गई हो, आत्मकथा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आत्मकथा है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। और 14 बुक्स में है ये, और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये रहेगी कि ब्लैंक वर्ड्स में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। जो लीच गैदरर का कैरेक्टर है वो बहुत फेमस है, एक्सीलेंट, मतलब इसको मैं कहूँगी कि डबल स्टार इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये। ठीक है, तो ये ये कैरेक्टर जो है ये किस वर्क में आया था? तो ये वर्क रहेगा हमारे पास रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस रहेगा। कौन सा रहेगा? रिजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। ये एक लाइन है हमारे पास। ये लाइन जो है ये कौन सी असर्शन को मानती है? कौन सा असर्शन इसके अंदर रहेगा? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, क्लाउड की तरह जो है अकेला घूम रहा था। तो द पोइट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, नहीं। द पोइट मूव्ड एमलेसली, हाँ एमलेसली तो था, विद द क्लाउड लेकिन क्लाउड के साथ नहीं था। बोथ द पोइट एंड द क्लाउड वर लोनली, द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों सेम दिखाई देते होंगे, लेकिन यहाँ पे विद द क्लाउड लिखा है, यहाँ पे एज द क्लाउड लिखा है, और यहाँ पे भी ये चीज़ था, कंपैरिजन किया हुआ था एज अ क्लाउड। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, ब्लिस वॉज इट इन दैट डान टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, दिस अकर्स इन अ पोएम बाय। ये जो लाइंस हैं हमारे पास, ये दोनों लाइंस कौन सी पोएम में आई हैं? ये किसके लिखी गई हैं? अकर्स बाय तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ऑब्वियसली हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से वर्क में है, तो ये आपका रहेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो वर्क है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ठीक है, इस वर्क के अंदर जो है ये लाइंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर? आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ये लाइन है कि हमारा बर्थ क्या है? सिर्फ एक बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, एक स्लीप है, फॉरगेटिंग है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। तो ये है इमॉर्टेलिटी ऑड। किसके बारे में है ये? इमॉर्टेलिटी ऑड। इस पोएम से जो है ये लाइन ली गई है। आपसे पूछ लिया जाए कि इमॉर्टेलिटी ऑड का फुल नेम क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या रहेगा? ऑड, फिर आपको ये कॉलन लगाने हैं, इंटीमेशंस। ठीक है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस, फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड।
ठीक है, ये हमारे पास इसका वर्क है, इस वर्क से ये लाइन ली गई है और ये फुल नेम हो जाएगा। इमॉर्टलिटी ओड लिखा मिले या फुल नेम ऐसे लिखा हुआ मिले, आपको उसके अंदर ये चूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब दोनों ही क्या थे, ये फ्रेंड्स रहे हैं, कोलरिज और वर्ड्सवर्थ। ये जो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, नेपोलियनिक वॉर से, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन और पुअर लॉज। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कोलरिज, इसने वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम भी लिखी है, लिरिक पोएम, क्या नाम था उसका, द फ्रेंच रेवोल्यूशन था। इस वजह से हमारे पास कहेंगे कि हम ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा अफेक्टेड रहे, ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे। What is the common to the following poems? Wordsworth, The Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron's Don Juan and Keats Hyperion। तो ये चार हमारे पास वर्क हैं और चारों ही इम्पॉर्टेंट वर्क हैं अपने आप में, तो इनको भी आप देख लेंगे। और ये क्या हैं, ये चारों एलिजीज हैं या अनफिनिश्ड पोएम्स हैं, ऑल डिवाइडेड इनटू 2 कैंटोज एंड वीमन सेंटर्ड पोएम्स। तो इसमें हमारे पास, मैंने अभी बताया था आपको, 1850 में जब वर्ड्सवर्थ गुजर गया था तो उस टाइम इसकी ये पोएम लिख रहे थे, द रिक्लीज। ठीक है, तो द रिक्लीज हमारे पास ये अनफिनिश्ड थी, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शैली का, बायरन का और कीट्स का, ये तीनों भी क्या थी, अनफिनिश्ड वर्क जो है इनके रहे हैं। विच रोमांटिक पोएट coined द फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम, किसने ये जो है स्पोर्ट्स ऑफ टाइम फ्रेज निकाला था, तो इसमें हमारे पास क्या रहेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ रहेंगे। और किस वर्क में निकाला था, द प्रील्यूड में निकाला था, ये भी आपने ध्यान देना है। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रील्यूड से क्वेश्चंस बहुत बार उठते हैं, तो प्रील्यूड को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ज़्यादा डिटेल में ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि वर्ड टू वर्ड कर लो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप क्या करेंगे, इसकी समरी जो है वो आप जरूर पढ़ लेंगे, इसका क्रिटिसिज्म आप जरूर पढ़ लेंगे कि किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया था, वो सब चीज़ें आपको होना ज़रूरी है। और कोलरिज जो था, कॉलरिज, इसने ही सबसे पहले जो है इसको क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को, थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन में। ठीक है, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, और किस में किया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया में इसको सबसे पहले क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, लिटरेरिया। चलिए ये हो गया इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रील्यूड बाय विलियम शेक्सपियर इज और ओ आर नॉट ट्रू। द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पॉस्थमसली, यस, इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाया था और पॉस्थमसली आया था। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज डेवलपमेंट एज अ पोइट, यस, ये क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है तो इसने अपने बारे में सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की है। ठीक है, द पोइट रन्स टू 14 बुक्स एज क्रूशियल स्टेजेस, द पोइट सेलिब्रेट्स द सबलाइम नेचर सीनरी इन डेवलपिंग द स्पिरिचुअल, मॉरल एंड इमेजिनेटिव नेचर। तो ये नहीं रहेगा इसके अंदर हमारा। ठीक है, ये जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ये हमारे पास इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। पोएम्स लाइक मिशेल द ओल्ड, कम्बरलैंड बैगर, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अनट्रोडन वेज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पूरा। ठीक है, और भी था इसके अंदर, नटिंग जो पोएम थी वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस वॉल्यूम, यस, ये सारी की सारी जो नटिंग पोएम है, ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं ये सारी की सारी क्या है, इसका प्रील्यूड का ही पार्ट है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। 14 बुक्स में है, ठीक है, एट क्रूशियल स्टेजेस, और ये जो है पॉस्थमसली जो है इसने बनाई, छपवाई थी। ठीक है, ये 14 बुक्स तो हैं पर ये चीज़ नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पॉस्थमसली और डेवलपमेंट एज अ पोएट, ये सारी इसकी करेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिकल बैलेड्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब जो इसका सेकंड वर्क हम कहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, लिरिकल बैलेड्स रहेगा। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स, और ये 1798 में पब्लिश हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रील्यूड के बाद अगर मैं कहूँ कि लिरिकल बैलेड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये क्या रहे कि इसके अंदर कौन सा ट्रू नहीं है। इट कैरिड ओनली वन बैलेड प्रॉपर which was Coleridge, the rhyme of the ancient mariner. It also carried pastoral and other poems. It carried a preface which Wordsworth added in 1800. And it also printed from Gray's Elegy written in country churchyard. तो इसमें हमारे पास इसका कोई लेना देना नहीं था इससे, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो ये हमारे पास इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन तो हमारा ये करेक्ट है।
लेकिन इन द एट द पॉइंट ऑफ कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ऐसे करेक्ट नहीं हैं, समझ गए हो। तो इट कैरीड अ प्रीफेस, इसके अंदर प्रीफेस ऐड कर दिया गया था जो 1800 में इसने जोड़ा था किसके साथ, लिरिकल बैलेड्स के साथ, ठीक है। और इट ऑल्सो कैरिड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स, पेस्टोरल होती है, इट इज़ रिलेटेड टू द विलेज, ठीक है। तो ये पोएम्स उसने ऐड कर दी थी इसके अंदर। और एक बैलेड जो है प्रॉपर इसमें था उसका था नाम, कोलरिज ने इसने को लिखा था द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर। तो ये कोलैबोरेशन का एक वर्क है कोलरिज और वर्ड्सवर्थ का, लेकिन ज़्यादातर पोएम्स इसमें किसकी रही थी, वर्ड्सवर्थ की रही थी, इसलिए हम इसको इसके अंदर इंक्लूड करके चलते हैं कि लिरिकल बैलेड्स जो हैं वो वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे। नेक्स्ट देखिए, द फॉर नेचर देन द क्राउजर्स प्लेजर्स ऑफ माई बॉइश डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय टू मी वॉज ऑल इन ऑल। इन दीज लाइन्स फ्रॉम टिंटन एबे रिविजिटेड वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, टिंटन एबे इज रिविजिटेड। मैं यूँ कहूँगी कि देखो वर्ड्सवर्थ हमारा एक ऐसा पोइट है, एक ऐसा राइटर है जो ब्रिटिश लिटरेचर को अगर हम कहें कि वर्ड्सवर्थ के बिना अगर हम समझें तो वो इनकम्प्लीट सा हमें लगता है। तो टिंटन एबेज को भी आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। द सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, द फर्स्ट स्टेज इन रिलेशनशिप विद नेचर, बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज इन द इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। तो इसमें हमारे पास कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, बोथ द स्टेजेस आर इंक्लूडेड हियर, ठीक है, विद हिज नेचर। सेवेंथ ये जो फर्स्ट सी पार्ट है, बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी, अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, विच इज दैट पोएम। यानी कि ये क्या कहते हैं कि टॉमस हार्डी कहता था कि एक पर्टिकुलर पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की और वो क्या करती है, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। अगर हम दुखी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्योर करने वाली है। तो वो कौन सी पोएम जो है उन्होंने वहाँ पे मेंशन की है, तो वो रहेगी हमारे पास द लीच गैदरर। क्या रहेगी, द लीच गैदरर। और ये 1807 में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी, 1807 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। 2 वॉल्यूम्स में ये लिखी गई है, किसमें, 2 वॉल्यूम्स में ये लिखी गई है, ठीक है। और इसका जो है डीप इन्फ्लुएंस रहा था किसके ऊपर, टॉमस हार्डी के ऊपर। आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन टॉमस हार्डी, इन दैट केस यू विल गो विद द लीच गैदरर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोनेट अपॉन सोनेट जो है कौन सा रहेगा, लंदन 1802। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे, नन्स फ्रेट नोट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे बोल रहा है कि इट हैज़ सोनेट एज इट्स सब्जेक्ट। ये एक सोनेट है और सोनेट को ही इसके अंदर इसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है एज अ सब्जेक्ट। इन दैट केस वी कैन से सोनेट अपॉन सोनेट। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी ड्रामा के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक और ड्रामा हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो ड्रामा विद इन ड्रामा रहता है हमारे पास। तो इसी तरीके से सोनेट अपॉन सोनेट जो रहेगा, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम रहेगा। और ये 1807 में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1807, ये भी याद रखना है। अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया था लीच गैदरर, वो भी 1807 में आया था। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेड्स कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज। देखिए हमारे पास इसने कहा है कि लिरिकल बैलेड्स में एक ही फ्रेज था, ठीक है। क्या था कि टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। उसने कॉमन लाइफ से कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे चूज किए थे, ठीक है। उसमें ये जो पूरा एक फ्रेज है, आप कह रहे हैं कि इसको आप कंप्लीट करो, तो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन सी लाइन इसके अंदर करेक्ट रहेगी, इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, इन अ रिलेशन टू लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, ठीक है। तो इन्हीं में से मैं बता देती हूँ कि इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, ठीक है। क्योंकि वो कॉमन लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना चाह रहा है, तो कॉमन लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो वो ऐसी लैंग्वेज चूज करेगा दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल ऑल्सो। दैट्स वाई इट इज टेकिंग एज द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, जो नॉर्मल मैन यूज करता था, इन दैट केस ही वॉज यूजिंग दैट लैंग्वेज। तो ये पैराग्राफ इसका ऐसे कंप्लीट हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, द प्रील्यूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799 एंड फिनिश्ड इन इट्स वर्जन इन 1805 वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल। अब ये क्या था, 1799 में स्टार्ट होकर के 1805 में लिख भी दिया गया था, लेकिन पब्लिश नहीं किया गया था। कब तक नहीं किया गया था, 1850 तक नहीं किया गया था। अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, क्योंकि वो पब्लिश नहीं करना चाहता था, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू हिज ऑटोबायोग्राफी। दैट्स वाई आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ पब्लिश्ड दिस वर्क इन 1850। इन वर्ड्सवर्थ्स प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनांडर इज अफेक्टेड बाय। अब यहाँ पे एक प्रील्यूड में एक और बॉय आता है जिसमें वो खुद के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, और उसका नाम विनांडर यहाँ पे इसने बोला है। एंड द विनांडर वॉज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द डिजीज हियर। तो इसमें हमारे पास रहेगा, ये 2 बार लिख दिया मैंने, इसमें रहेगा डेफनेस। क्या रहेगा, डेफनेस नहीं, म्यूटनेस रहेगा, सॉरी, इसमें रहेगा म्यूटनेस, वो बोलता नहीं था। ठीक है, तो म्यूटनेस के लिए हमारे पास इसमें करेक्ट जाएगा। Which British university figures in William Wordsworth prelude? अब इसमें एक यूनिवर्सिटी के बारे में इसने भी जिक्र किया हुआ है, जैसे कि हम ये कहें कि कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। ये क्या बोलता है, एक, क्योंकि इसकी ऑटोबायोग्राफी है तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये इसके अंदर सारा शेयर करेगा। एंड द एल्प्स ये इसके बारे में बताता है। तो ये क्या हो गई, ये यूनिवर्सिटी हो गई। इसे पूछ सकता है कि आपको कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है, तो वो रहेगा हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। The poetry should portray the naked and the native dignity of man was pronounced by। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई कि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ, दैट्स वाई वेरी इजी टू चूज द ऑप्शन, इट इज़ वर्ड्सवर्थ। द पोइट्री शुड पोर्ट्रे। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी पोइट्री थी जो ये पोर्ट्रे कर रही थी द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये क्या था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रोनाउंस किया था। चलिए, नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी। Where exactly did Wordsworth first espy the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils? तो ये एक पोएम है उनकी, द डैफोडिल्स, और उसमें ये कह रहा है कि कहाँ पे जो है डैफोडिल्स उन्होंने फर्स्ट टाइम में देखे थे। और कितने डैफोडिल्स देखे थे, 10,000 देखे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कितने थाउजेंड्स, कितने डैफोडिल्स, 10,000 डैफोडिल्स उसने देखे थे एक ही बारे में। कहाँ पे, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री। When according to Wordsworth do the daffodil flash upon his inward eye? अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि when according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye? तो when he is jogged company, when he is in a vacant and pensive mood. Yes, जब ये क्या थे, वैकेंट और पेंसिव। वैकेंट होता है कि जब कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, पेंसिव होता है सैड। तो जब ये वैकेंट और पेंसिव मूड में थे, ठीक है, तब उन्होंने जो है इसको देखा था। ठीक है, तब ये जो लाइन उसने यूज की थी, फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। नेक्स्ट देखिए, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। व्हाट इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई? तो वो क्या देख रहे होते हैं उसके अंदर, ये क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। तो ये रहेगा द डैफोडिल्स रहेगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या करा है कि उसको पूछ लिया है कि वो कौन थे जो ऐसे देख रहे थे, तो वो रहेंगे द डैफोडिल्स। द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1798 में। पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वॉज सेड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आपकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने पोएम के बारे में, पोइट्री के बारे में कौन सी एक लाइन जो है लिखी है, तो वो रहेगी पोइट्रीज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो ये वर्ड्सवर्थ हमारे पास रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये कब कहा, किस में कहा था, ये लिरिकल बैलेड्स में कहा था, ये भी आपने याद रखना है। किस में कहा था, लिरिकल बैलेड्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज लाइन फ्रॉम, ये हमने कर लिया शायद, हाँ, इमॉर्टलिटी ओड के अंदर ये रहेगा, इमॉर्टलिटी ओड। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय। पोइट्री जो है टीयर्स वैसे नहीं बहाती जिस तरीके से एंजल्स बहाते हैं, बल्कि नेचुरल ह्यूमन बींग्स की टीयर्स की तरह होते हैं। तो ये भी किसने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने कहा था।
ठीक है। वर्ड्स, ये भी सारा चीज़ें वही हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में ये जाएगा। देखिए लिरिकल बैलेड्स जो आए थे 1798 में आए थे, ठीक है। अभी जो ऊपर क्वेश्चन बताया था वो भी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में ही ऐड कर लेना भाई, ठीक है। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स जो आया था वो कब आया था, 1800 में आया था। इसमें प्रीफेस ऐड कर दिया गया था, मैंने अभी आपको बताया भी था, 1800 में प्रीफेस ऐड कर दिया गया था, तो उसमें ये जिक्र हुआ था। हु इज़ नोन एज लेकलैंड पोइट, लेकलैंड पोइट यहाँ पे रहेंगे वर्ड्सवर्थ। कौन रहेंगे, वर्ड्सवर्थ रहेंगे, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। लेक पोइट्स पूछ लिया जाए आपसे कि तीनों लेक पोइट्स कौन कौन से रहेंगे, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक हमारे पास कॉलरिज है, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज पूरा नाम है इसका, सैमुअल टेलर कॉलरिज। और सेकंड हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए हैं, और तीसरे हमारे पास रहेंगे रॉबर्ट साउदी, रॉबर्ट साउदी। चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 7 अप्रैल 1770, ठीक है, 7 अप्रैल 1770 को ये पैदा हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। मैं यही सोच रही थी कि सॉलिटरी रीपर का क्वेश्चन मैंने कहाँ डाल दिया, देखो अब ये आगे आया है। और मेरे ख्याल से आप ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको आप पढ़ चुके होंगे, द सॉलिटरी रीपर। मैं कहती हूँ इतनी प्यारी पोएम है ना ये, आप इसको 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो तो उतना ही प्यार होता जाता है इस पोइट्री से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर, इसमें से हमें निकालना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ अ बैलेड इन 4 स्टैंजास। अब देखो इसके अंदर आप थोड़ा सा नोट डाउन करते चले जाएंगे, क्या है ये, एक बैलेड है, कितने स्टैंजास हैं, 4 स्टैंजास हैं। इट वाज कंपोज ऑन 5 नवंबर, यस ये 5 नवंबर को ही कंपोज किया गया था 1805 में, एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोइट्री कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इसके एक पोइट्री के कलेक्शन है जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसके अंदर ये एक पोएम है द सॉलिटरी रीपर, ठीक है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ्स ऑन एक्सपीरियंस, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, इसने सिर्फ ये इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स, किसी और के एक्सपीरियंस के ऊपर जो है इसने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। और वो कौन थे, उनके फ्रेंड थे टॉमस विकिंसन, आप इसको लिख सकते हो, इनके एक फ्रेंड थे टॉमस विकिंसन, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये पोएम लिखी थी द सॉलिटरी रीपर, ठीक है। और क्या है लास्ट वाला ऑप्शन, इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ्स बिलीफ इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, द पावर ऑफ मेमोरी एंड द ह्यूमन माइंड। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास करेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ छोड़ के ऑन एक्सपीरियंस को। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स 2, यानी कि यहाँ पे वो जो पूरी एक स्ट्रेच बनी हुई थी, पूरी एक कहते ना कि एक एक्सटेंडेड ऐसा था बाग जैसे कह सकते हो आप, एक क्यारी कह सकते हो, वो उसके साथ इसने किस चीज़ को कंपेयर किया है, किस तरीके से उसको बताया हुआ है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, ठीक है, एंड फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशन, एंड स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई, एंड स्ट्यून लीव्स इन ऑटम। तो हमारे पास इसमें रहेगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे इज द लाइन इज अ वे ही कंपेयर्ड दैट स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन, अब उस टाइम कौन से टाइम में इन्होंने जो है इसको रिकलेक्ट किया था, तो वो अवेकेंट एंड पेंसिव मूड हमारा रहेगा, अवेकेंट एंड पेंसिव मूड। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो अभी मैंने बताया आपको कि वो क्या करते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने लिखा था द प्रील्यूड, उसमें वो क्या बातें करते हैं कि जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, मतलब कि ऑटोबायोग्राफी थी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा था। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही थी, आई जस्ट रिकॉल इट, कि द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हमारे पास रहेगा इसका टिंटन एबे के अंदर रहेगा, किसके अंदर रहेगा, टिंटन एबे के अंदर रहेगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर लीजिए ऑप्शन, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें, कौन सी स्टेज के बारे में ये करता है, द फाइनल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, सैड म्यूजिक जो है वो एट द एंड ऑफ द एज जो है वो बजना शुरू हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिलेट करा लेंगे, और ये फाइनल स्टेज के बारे में यहाँ पे बात करेगा, ठीक है, द फाइनल स्टेज। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, और किसमें है ये, टिंटन एबे में अंदर है।
हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लैंस, वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास, देखिए 10,000 डैफोडिल्स उसने एट अ ग्लैंस देखे थे। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स, अब उसने कहाँ पर देखे थे, अलोंग द मार्जिन ऑफ द रिवर, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ पॉन्ड, कहाँ देखे थे, आप भी इसको गेस कर सकते हैं, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, जो खाड़ी होती है उसके अलोंग उसने इसको देखा था। वट वर द डैफोडिल्स डूइंग, क्लियर दैट द पोएट सो डैफोडिल्स अलोंग द बे हैंड्स डैश, मतलब कि वो डैफोडिल्स जो है वो क्या कर रहे थे, अब वो एक स्टेबल जगह पर है, ठीक है, वो मूव तो कर नहीं सकते, वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, तो दो ऑप्शन तो इसके करेक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है, स्पार्कलाइन वेव्स इन ग्ली एंड टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यस ये हमारे पास करेक्ट रहेगा, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ये एज इट इज लाइन यहाँ से इसने उठाई हुई है। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of metrical composition? वर्ड्सवर्थ ने कही थी ये पोएम जब वो पोइट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, ठीक है, पोइट्री के बारे में अभी एक फेमस लाइन मैंने आपको बताई थी, वो लाइन कौन सी थी, पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो उसी से रिलेटेड इसने ये कहा कि देर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मीट्रिकल कॉम्पोजिशन, तो ये वर्ड्सवर्थ ही थे हमारे। The lyrical ballads were better appreciated in America than in England, वैसे तो ये इंग्लैंड के पोइट थे लेकिन इसको जो है लिरिकल बैलेड्स को अमेरिका में ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन अमेरिका इन ईयर, तो ये फर्स्ट एडिशन जो था अमेरिका में कब पब्लिश किया गया था ये हमसे पूछा गया है, तो ऑब्वियसली 1798 में पब्लिश हुआ था, ऐसा तो है नहीं है कि इंग्लैंड में अलग अमेरिका में अलग, हाँ अगर उसकी चीज़ होती तो उसकी अलग अलग हमें व्यूज़ मिल जाते, ठीक है। और जो सेकंड एडिशन था वो कब आया था, 1800 में, जब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स आया था, और अनदर एडिशन जो आया था वो कब आया था, इसका 1802 में आया था। तो 3 एडिशन आप इसके मान के चलेंगे, एक 1798 में, एक 1800 में और एक 1802 में। When was Wordsworth laureated? लॉरिएट पोइट लॉरिएट होते थे पहले, जिस तरीके से जो राजा होता था तो वो उनके बारे में लिखते होते थे, तो वर्ड्सवर्थ को जो है पोइट लॉरिएट भी बनाया गया था, लेकिन ये एक ऐसे पोइट लॉरिएट थे जिन्होंने राजा के बारे में सिंगल लाइन भी नहीं लिखी थी। तो ये बात भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि ऐसे कौन से पोइट लॉरिएट रहे हैं जो हु डिड नॉट राइट अ सिंगल लाइन, नो ऑफिशियल वर्ड्स, कोई भी उसने ऑफिशियल वर्ड्स नहीं लिखे थे, ठीक है, तो वो हमारे रहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। और कब पोइट लॉरिएट बने थे, 1843 में ये पोइट लॉरिएट बने थे। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये आ गया भाई दोबारा से, सॉरी ये हमारे पास आएगा इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, चलो मैं आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इमॉर्टलिटी ओड के बारे में नहीं दिया, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी दे दिया। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डैश नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, डैश दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन, अब ये लाइन्स जो हैं किस में एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ से ये ली गई हैं, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू एंड यू विल जस्ट मेक अ कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स विद द करेक्ट आंसर। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन इमॉर्टलिटी। ओड टू ड्यूटी लिख लीजिए यहाँ पे, ओड टू ड्यूटी एंड माइकल एंड टिंटन एबे, ये ड्यूटी यहाँ चला गया, ठीक है, इन टिंटन एबे। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है और डाल दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरीके की बड़ी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आया करूँगी। हाँ, टाइम में आपको फिक्स नहीं बता सकती हूँ, लेकिन येस, स्क्रीनिंग से पहले हम मोस्टली जितने भी राइटर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो वीडियोस कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं आपके लिए बनाई जाएँ तो वो सब बच्चों तक पहुँच भी पाएँ। थैंक यू वेरी मच।